हेलो फ्रेंड्स। झारखंड बोर्ड क्लास 8 का एक मॉडल पेपर है मेरे पास। सब्जेक्ट मैथ से है। ये जो भी यहाँ पे इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है। और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको, और जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है और गलत उत्तर के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5 या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है। क्या है इसमें -5। तो देखिए, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम कहे आपसे तो पहला तो जो माइनस में आंसर दिया है, अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसको पहले हटा दीजिए आप। करेक्ट आंसर नंबर सी। ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या में हम किस चीज़ से गुना करें कि उसका रिजल्ट 1 मिले। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या से यदि उसमें हम गुना करें तो रिजल्ट आपका 1 मिले। ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या मेरा क्या है, x है। ठीक है। तो यहाँ पर x है, इधर 1 है तो 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो x का मान क्या निकला, 1/5। माइनस में तो कहीं नहीं आया, इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, 1/5। ठीक है। दूसरा तरीका से भी सोच सकते थे आप कि 5 में किससे गुना करें कि 1/5 आ जाए, ऐसी सॉरी 1 आ जाए। देखिए ये 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5 होगा। दो का अगर पूछता कि क्या होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको सिर्फ ध्यान ही रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, दी गई संख्या में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आपको रिजल्ट के रूप में 1 देखने को मिले। ठीक। एक इसमें और आपको देखने को मिलेगा योज प्रतिलोम। ठीक है। योज प्रतिलोम क्या होता है, तो यदि किसी संख्या में क्या हम जोड़े कि हमें रिजल्ट के रूप में 0 देखने को मिले। जैसे बात करेंगे तो ये 5 है, अब 5 का ही पूछे कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, योज प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है। तो इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा -5, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा, 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 से 5 जाएगा तो 0। तो योज प्रतिलोम का मतलब ये होता है, योज मतलब है जोड़। तो जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या को जोड़े कि उसे हम रिजल्ट के रूप में 0 मिले। और गुणात्मक में जब दो संख्या गुना करें तो कौन सी संख्या से गुना करें कि आपको 1 मिले, बस यही ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है। अगर आपको पूछ ले हम कि बताइए 7 का योज प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, सिंपल सा -7 होगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपसे पूछे -7 का योज प्रतिलोम क्या होगा तो क्या बताएंगे, +7 बताएंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 10, 100 नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल बल्कि जो सही इसका आंसर होगा वो होगा अनंत होगा। ठीक है। इसको हम अपरिमित रूप से हम अनेक परमेय संख्या लिख सकते हैं। अब ये परमेय संख्या क्या होता है, जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यही होता है ना परमेय संख्या, जिसे मान लिख लेते हैं 1/7। तो ये क्या है, परमेय संख्या है। एक भी क्या है, एक परमेय संख्या है। 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी एक क्या है, परमेय संख्या है। या पूर्णांक के बारे में भी कह सकते हैं कि जितनी परमेय संख्या वो सभी क्या है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है। तो उसके बीच की सारी संख्या क्या हो सकती हैं, सभी दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपसे पूछ लें हम कि 1/7 और 2/7 के बीच में कितनी परमेय संख्या है, तो इसके बीच में अनंत परमेय संख्या है। ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें गुना कर दें, 10 से इस पर गुना कर दें, 10 में यहाँ से भी गुना कर दें, ये क्या हो जाएगा, 10 बजा 10 और 70, इधर आ जाएगा 10 2 20, इधर 10 से 70। अब देखिए इसके बीच में कितने मिल गए, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। जैसे 11/70, 12/70, 13/70। इसी तरीके से अगर जब 100 से गुना कर दिए होते तो और ज़्यादा संख्या मिल जाता, अगर 10,000 से गुना कर देते तो और ज़्यादा से मिल जाता। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किसे गुना करना होगा। तो जैसी बात है
कि 9/23 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 23/9 हो जाएगा। ये तो 27 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जब भी गुणात्मक गुना में आए ना तो ये मत सोचिएगा कि माइनस में होगा, माइनस वाला कभी नहीं होगा, माइनस देकर तो इसे हटा सकते हैं आप, जो प्रतिलोम में होगा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा लिखना। ठीक है, यहाँ पे तो गुणात्मक रहना बोला ना, योज बोला है, तो सिंपल बोला है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, 3/5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। फिर से यहाँ पर देखिए माइनस वाला दिया, इसको तो लेना ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, लिखा है 2/3 का समतुल्य परिमेय कौन सा है। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका क्या, ऑप्शन से बना लीजिए। 1/2 नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 2 का जो HCF है वो क्या है, 1 है, मतलब कि ये लोवेस्ट टर्म है। लोवेस्ट टर्म मतलब ये भी लोवेस्ट टर्म है, ये भी लोवेस्ट टर्म है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। इसको काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये अब आ गया हमारा लोवेस्ट टर्म, और ये 2/3, यहाँ भी 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माइनस वाला कभी नहीं होगा, 4/3, ये तो कभी नहीं होगा। चलिए 4.5 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, 4.5 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो क्या होगा इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा 45, यानी कि 4.5 इंटू 4.5 करना होगा, गुना कर लीजिए। इसका नियम क्या है, 25 25 और 5 20, 2 अंक के बाद 20.25। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर ए में। वैसे भी देख सकते थे, वर्ग करेंगे तो 2 1 अंक है, एक अंक और है, 2 अंक होता, तो 2 अंक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कमाल की बात है, सारे ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अभी तुमने जो भी देखा सब ऑप्शन से ही हट रहे थे। इनमें से किसके बराबर नहीं है, इनमें से बताना है किसके बराबर नहीं है। तो -225 किसके बराबर नहीं है, तो देखिए अगर इस रूट के अंदर है ये, तो 225 में 1 से गुना करें तो 225 मिल जाएगा, और माइनस है तो माइनस रह जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बराबर है। पूछा कौन बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए 225 का 1 से गुना करेंगे तो 225 आएगा, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, तो ये भी सही दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए आपका ये देखिए 15 का 1 से गुना करेंगे हम, 15 का 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -15। लेकिन यहाँ पे तो रूट में -225 है, तो यही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सी नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए जैसे इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू 225। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू, क्योंकि दोनों पर है, इस पर भी रूट लगाए हैं, इस पर भी रूट लगाए हैं, बात तो वही है। अब ये रूट -1 रह जाएगा इंटू, अब ये देखिए 225 किसका वर्गमूल है, ये 15 का है, 15 15 225, तो इसके बराबर ये भी है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ये वाला। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ये वाला है। आए समझ में, घनमूल क्या होगा, तो देखिए 3 दिए 9 9 27 और 4 से 16 16 से 64, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, घनमूल मतलब क्या होता है, घनमूल मतलब होता है 27 को हम क्या लिखें, 3 गुना 3, और इस 3 के बदले कितना लिखा जाएगा, 1 3। इसी तरीके से नीचे कितना 64 है, 64 लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, तो 3 4 के बदले 1 4, तो 3/4, तो ये सब कभी नहीं होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए मतलब, पूर्ण घन मतलब क्या, 3 का पेड़ बनाना होगा हमें, तो 72 का गुना कीजिए, किससे करना होगा, जैसे 72 को हम तोड़ लेते हैं, तो इसको 72 तोड़ कैसे सकते हैं, 9 गुना 8 में, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 8 तो ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब 3 होगा, इससे पता चल गया। क्योंकि 2 का पेड़ है, 3 का पेड़ नहीं है, क्योंकि घन में हमें चाहिए 3 का पेड़, तो ये 2 का पेड़ मिला, यहाँ पे 1 का पेड़ नहीं है, 3 3 का है, लेकिन 1 3 घट रहा है, इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये सब बनाने का आसान तरीके हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने आप लोग को पढ़ा रखा है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें गलती मत कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर में हमने कहा था कि किसी भी पावर पर अगर 0 है और वह गुना में है, तो इसका मतलब से आंसर ही क्या होने वाला है, 1 है ना। कितना होगा बताइए, 1 ही होगा या कुछ और होगा, कुछ और होगा, क्यों, तो देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 0 है, जिसका मान 1 हो जाएगा।
4 पर पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 पर पावर 1 है तो 5 ही होगा, यानी कि जब पूरा का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पूरा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है। चलिए 128 में इनमें से किसके बराबर है, तो 128 को देख लीजिए कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर 7, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 7। चलिए आगे देखते हैं। हमने भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर यदि बेस अलग है पावर सेम है, जब क्या है, इसका हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर a पर पावर m है गुना b पर पावर भी m है तो क्या हो जाएगा, ab पर पावर m हो जाएगा, याद है। तो इसका मतलब ab क्या है मेरे पास, यहाँ पर 2 और 5 है, पावर m तो हो जाएगा 5 10 पर पावर 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए लेकिन, क्योंकि देखिए 10 पर पावर 10 है तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं इसको, तो 10 नहीं है कि 100, ये भी दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा इसको इनमें से सभी, इसका मतलब है कि बाकी ऑप्शन में हमको चेक करने होंगे। यहाँ देखिए 5 10 10 पर पावर 2, तो बिल्कुल वही चीज़ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, और एक ये वाला दिख रहा है, तो इसको मतलब ये भी है, तो इसको मतलब इसका आंसर होगा टी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पी क्यू गुना 6 इक्वल टू 468, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बना लिया कीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि पी का मान 3 होगा और क्यू का मान 3 होगा, 7 और 3, तो 6 से गुना करने पर कितना आना चाहिए आपका, 468 आना चाहिए, तो 6 3 18 और 6 7 42 और 1 43, नहीं आ रहा है। बाकी फिर देख लीजिए 7 8 रख लीजिए, ये 7 और ये 8 गुना 6, तो 8 48 के 8 और 6 7 42 42 और 4 46, 468 और 468 ही है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ चले गए हम, 7 8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाग का एक सवाल है, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20x² डिवाइडेड बाई, इधर हो जाएगा 5xy, ठीक है। ये y से y कट जाएगा और ये एक x से एक x कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 और 20, तो ये क्या क्या बच गया मेरे पास, 4 बच गया है और यहाँ पे x बच गया है, y तो कट ही चुका था, तो बचा मेरे पास सिर्फ 4x, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर हमें क्या मिलेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा, माइनस इधर 4xy पहले से है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये हो जाएगा x² y² प्लस माइनस माइनस होने की 4xy में 2xy चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2xy, साइन माइनस करेगा क्योंकि यहाँ 4xy बड़ा है, तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है हमारा बी ऑप्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो आपको जांच करनी होगी बाकी भी, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, ये x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y है ना, तो देखिए वही वाला टर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये वाला भी होगा, और ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, तो बाकी चेक मत कीजिएगा, फिर इनमें से कोई नहीं मार के निकल जाइएगा। बट यहाँ पे देख लीजिए इसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो तोड़ने के बाद देखिए ये वाला मिल रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि इतना को जब हम क्या करेंगे विस्तार करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x⁴ माइनस 81, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा होगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x⁴ पर पावर 2, ठीक है, 2 नहीं 4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं क्या 9 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 81, ठीक है, लिख सकते हैं ना, या फिर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 पर पावर 3, ऐसे 3 पर पावर 3 और फिर भी लिख देते फिर, मतलब ऐसा, ठीक है, तो 3 3 9 और 9 9 81, बट हम इसी से काम चलाने का प्रयास करते हैं, देखते क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरा बन गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है x² है
और यहाँ पे बी मेरा क्या है 9 है, ठीक। और उसी तरीके से फिर एक बार हम लिखेंगे इसको प्लस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला तो हो गया, अब इसको तुमने कुछ कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला पे नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए इसको वापस हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर। तो फिर से देखिए क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बाकी मेरे एक स्क्वायर, और ये 9 तो पहले से था ही मेरे पास। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कहाँ से लग गया, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10, तो एक्स है इधर प्लस में है ये, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स में से 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7, प्लस में ही आएगा। चलिएगा देखते हैं। लिखा हुआ एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। वेरी सिंपल है, क्या बोल रहा है कि एक संख्या, माना वो संख्या x है, इसमें से बोलता है 3 से गुना करने पर, गुना करके 5 घटाने पर, 5 घटा देने पर 28 प्राप्त होता है। जैसे जैसे कहा मैंने वैसे किया। लिखा है एक संख्या, माना एक संख्या x है, को 3 से गुना किए, 3 से गुना करने पर 3 से गुना करके 5 बोला घटाने के लिए, तो 3 से गुना भी किया, 5 घटा भी दिए हैं, और क्या प्राप्त हो रहा है 28, तो वो भी लिख दिए हैं इक्वल टू 28। जब सॉल्व कर लेते हैं, ये 3x इधर 28, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 5 33, ये 3 इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, तो x का मान क्या निकल गया 11, ठीक है। तो कहता है इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो। अच्छा ये तो समीकरण ही पूछ रहा है आपसे, है ना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं, खैर कोई नहीं। तो हमारा ये समीकरण कौन सा बन के आ रहा था, ये वाला ना, 3x माइनस 5 कहाँ पे है, ये देखिए 3x माइनस 5 यहाँ दिया हुआ है। बहुत आसान सवाल था, सॉल्व भी नहीं करना था आपको। चलिए आगे देखते हैं। 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। तो भैया सिंपल सा है, 300 किलो आलू है, 10% आलू सड़ गया है, बचा कितना 90%। अरे 300 किलो है आपके पास, 10 सड़ गया, 10%, 100 में से 10 सड़ गया, तो मतलब 100 में से 90 बचा हुआ है, तो 300 में कितना बचा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 3 27 पर 1 जीरो, 270 किलोग्राम, ठीक। चलिए एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। भैया एक कितने बोल रहे हैं 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, यहाँ पर केले की बात हो रहा है, ठीक। तो देखिए 12 केले का दाम कितना है 60 रुपया, तो एक केला का दाम क्या हो जाएगा 12 पचास 60, 5 रुपया, तो एक केला का दाम है 5 रुपया, और आपके पास है 360 रुपया, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना केला मिलेगा, 5 से 35 और 5 दूनी 10, 72 केले मिलेंगे आपको। अरे सिंपल है ना, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, मतलब कि 12 केले का दाम 60 रुपया है, तो एक केले का दाम कितना 5 रुपया, तो 360 रुपये में कितना केला खरीदेंगे, 72 केला खरीद पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक कोई गाड़ी 7 किलोमीटर की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2 घंटा लगता है, और स्पीड कितना है 60, 1 घंटा में कितना चल रहा है वो 60 किलोमीटर, मतलब 2 घंटा में कितना चला होगा वो 120 किलोमीटर। मतलब कि अगर ये पॉइंट से चला तो बी पर पहुँचने में उसको कितना समय लगा 2 घंटा, 60 का स्पीड से 120 किलोमीटर मतलब की दूरी वो तय किया है, ठीक। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है हमें डिस्टेंस मिल गया है 120 किलोमीटर, इसी को 80 का स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो काट दीजिए, तो 8 एकम 8, कितना बच रहा है 4, 4/8, इसको बदल दीजिए किस में, या फिर इसको, हाँ ठीक है, इसको 60 से गुना कर दीजिए, तो ये घंटा में बदल जाएगा मिनट में, तो ये 4 दूनी 8 और ये 30 दूनी 60, तो 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, ठीक है। चतुर्भुज कह रहा है आपसे कुछ ऐसा, ये चतुर्भुज, और पूछ रहा है आपसे कि इसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, ठीक है। अंतः कोण का योग पूछा आपसे, तो इसके अंतः कोण कौन वाले होंगे, ये वाले, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ट्राइंगल होता तो 180 होता, क्योंकि ट्राइंगल कैसे बनता है ये वाला, तो ये पूरा अगर 360 है तो आधा कितना होगा 180 हो जाएगा,
बट आपसे पूछा क्या है, चतुर्भुज का। चलिए आगे है, एक समचतुर्भुज बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष कोणों के 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। मैंने सोचा कि इसे छोड़ दें आपके लिए, बट चलिए सॉल्व कर ही देते हैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, पता है ना। जैसे मान लेते हैं ये वाला कोण, अगर बात ये वाला कोण, ये कोण, इस उड़ा देते ये वाला कोण, तो इस सब चारों कोणों का जो योग होता है हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि आपके पास कुछ दिया नहीं है, आपको तो कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा, देखूंगा ऐसा कि कुछ शॉर्टकट कुछ है क्या, बट अभी थोड़ा सा हम बेसिक जो मेथड है मैंने उससे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो हम जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, राइट ना। तो हम ऐसा करते हैं, मुझे भुजाओं की संख्या नहीं पता, ठीक है, भुजाओं की संख्या नहीं पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 में अगर x से डिवाइड कर दें, 360 में हम मान लेते हैं कि भुजाओं की संख्या x है, तो 360 में x से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, याद कीजिए क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा एक बाह्य का प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 360 है, इसमें से 4 से डिवाइड कर दे तो कितना निकल जाएगा, 90, यानी कि बाह्य कोण 90 का हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर ये 5 भुजा होता तो 5 से डिवाइड कर देते तो ये प्रत्येक कोण का मान निकल जाता, तो ये प्रत्येक कोण का मान निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसका जो होगा कि ये वाला बाह्य कोण 90 डिग्री का है, तो इसका अंतः कोण कितना हो जाएगा इधर वाला, तो ये भी 90 होगा, तभी तो एक लीनियर पेयर बनाता है ये। तो किसी में भी जिसे 5 भुजे ले लेते हैं ये वाला, तो ये वाला अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये वाला कोण और इसके अंदर वाला, तो ये दोनों क्या बनाएगा, ये दोनों क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा निकला 90 में अगर 180 में से घटा दे, ठीक है, 180 में से 90 घटा दे तो अंदर वाला कोण निकल जाएगा। तो मतलब ये वाला जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 360 बटा x जो लिखे हैं वो क्या है, बाह्य कोण है। अगर इसमें से अगर हम 180 घटा दें, 180 में से घटा दें तो क्या निकल जाएगा बताइए, ये उस बहुभुज का आंतरिक कोण का प्रत्येक एक कोण का मान निकल जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या यहाँ से इक्वेशन आया, 360 बाह्य कोणों का योग होता है। तो एक कोण का पहले माना कि एक जो भुजा है, मान लेते हैं कि कुल भुजाओं की संख्या x है, तो 360 में से x से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक बाह्य कोण कितना का है, ठीक है। तो वो ये निकल जाएगा ये वाला 360 बटा x, अब उसमें से 180 से घटा देंगे तो इसका आंतरिक कोण भी निकल जाएगा। और दूसरा हम फिर लिख सकते हैं इसको 360 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि समभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण जो है वो बहिष कोण के 4 गुना है, यानी उसको मान ये क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं बाह्य कोण, इसको मान लिया हम ये अंतः कोण। ये कोण इससे इसके तुलना में ये वाला जो है तो 4 गुना है, तो 4 गुना ये वाला है, तो इसको इसी को हम 4 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना बराबर। हमको तो बराबर करना है किसी तरीके से, तो हम क्या किए कि ये 4, ऐसे बोला जाए कि जो 8 है वो 8 जो है, ये 16 जो है 8 का दुगना है, तो दुगना है तो ये दुगना है ना, 16 दुगना है, इसका मतलब 2 से गुना इसमें करना पड़ेगा। तो ठीक मैंने इसी तरह से यहाँ भी 4 से इसमें गुना कर दिया है बाह्य कोण में, अंतः कोण 4 गुना है तो बाह्य कोण में ही 4 से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 एक्स कट जाएगा तो निकल जाएगा यहाँ पर 360 इक्वल टू 360 गुना 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये वाला एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 एक्स इक्वल टू, इसे गुना कीजिए 6 4 24 के 4 4 3 12 2 14, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 एक्स बराबर दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 14 3 17 और 1 1800, तो ये इधर गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो कट जाएगा 18 था 180, तो ये एक्स हम क्या माने थे, भुजाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ये सी। आई बात समझ में, बस थोड़ा सा फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बाइक कीजिए, फिर से एक बार देखिए जरूर समझ में आएगा, ठीक है, पढ़ाया हुआ चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए समानांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि इसमें आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है,
ठीक है। और ये फिर से वही लीनियर पेयर बना रहा है जिसे भी ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो अगर ये 85 है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण वहाँ पर हमको पता था कि यहाँ पता क्या था कि ये 360 पूरा बाह्य कोणों का योग होता है, एक्स से डिवाइड करे थे तो ये बाह्य कोण निकल जा रहा था। इसमें से 180 में से इसको घटा दे रहे थे तो अंतः कोण मिल जा रहा था। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ये दोनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री है, तो 85 से घटा देंगे तो क्या मिलेगा 95 डिग्री। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइलर का सूत्र बताना आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एफ फलकों की संख्या है या फिर भी बिंदुओं की संख्या है, कौन सा सही नहीं है ना। अच्छा, कौन सा सही नहीं पूछा आपसे। ई किनारों की संख्या, ए फोर होता है एज, एफ फोर क्या होता है फेस फलक, ठीक है। वी फोर वर्टेक्स बिंदुओं की संख्या, और दो संख्या है, ये दो संख्या क्या लिखा है, वी बराबर बिंदुओं की संख्या, वी बराबर वर्टेक्स होता है ना बिंदुओं की संख्या। अच्छा, आपसे ये पूछा है यहाँ पर इसके बारे में पूछा है कि इसका क्या क्या मतलब है। तो एफ के एफ का मतलब पूछा है फलक की संख्या, ठीक है। एफ मतलब है फेस, फेस मतलब चेहरा, ठीक है, फलक है ये। बी वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है जहाँ पर दो बिंदु ला करके मिलते हैं, सॉरी दो भुजाएं ला करके जहाँ मिलती हैं, दो रेखाखंड जहाँ ला के मिलती हैं, तो ये वाला बिंदुओं की संख्या बोला है तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। और दो संख्या है तो ये दो तो संख्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, ये गलत है। ठीक है, बाकी तो सही दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बोला इसमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, यानी थ्री डायमेंशनल नहीं है। तो आयत बोल रहा है, घन, शंकु, प्रिज्म, तो ये सभी क्या है, ये 3D आकृति का है, जबकि आयत हमारा क्या है 2D है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पूछा है इसमें से कौन सा आइलर सूत्र है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आइलर सूत्र है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू ए प्लस टू, ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। अगर ये मान लेते हैं कि एग्जाम में बैठे हैं, आपको किसी वजह से आपका माइंड हैंग कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है कि ये इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो इतना तो पता होगा ना आपका कि किसी भी 3D आकृति में कोई भी आकृति ले लीजिएगा, चाहे वो घन, घनाभ, जो आसान आपको लगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि घनाभ ही ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आकृति ले लेना है, आकृति लेना भी नहीं है, आपको माइंड में सोच लेना है सिर्फ। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको बस एक माइंडली कैलकुलेशन करके देख लेना है कि फेस कितना होता है इसमें, फेस कितना है 6 है, वर्टेक्स इसमें कितना दिख रहा है आपको, तो वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 हो रहा है। एज कितना है, किनारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, जब 12 लिख लीजिए, अब प्लस 2 पहले से है, ठीक है। तो 8 6 14 और 12 2 14, ठीक है। तो फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको याद रखना है, बस कि अब इक्वेशन बैठा के देखना है कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी में देखोगे बैठा करके तो नहीं आएगा आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया आपसे किसी भी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज कुछ ऐसा है, त्रिभुज कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सॉरी जो बोला गया वही लेते हैं, दिया क्या गया है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर बताया गया है इसमें, और बताने से कौन सा जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सही है और कौन सा गलत है, यानी कि एक कोई सही होगा इसमें से। तो सही इसमें बिल्कुल आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बट कैसे देख लीजिए। यहाँ पे लिख रहा है ये कि पी क्यू ये वाला लाइन, और साथ में फर्स्ट में बोल रहा है पी आर, ये वाला पी आर, ये दोनों का योग इससे बड़ा है। तो सिंपली हम जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए कि इसका मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। क्या कहा हमने, जब भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, यदि लिख लीजिए, इससे बेहतर होगा किसी, यदि किसी भी दो
भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा हो, ठीक है, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, आप घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मोटा मोटी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक डायमेंशन में दिया हुआ है 4, 4 और एक 8 का दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कहती ये वाला जो हमारा एक 8 से लेते हैं, एक भुजा ये 8 का है। अब दूसरा जो एक 4 एक 4 है, तो देखिए दो भुजाओं का योग 4 4 8 तीसरी भुजा से बड़ा है नहीं है, बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब कि बनेगा ये नहीं ट्राइंगल। क्यों नहीं बनेगा, देखिए क्योंकि 4 4 जो होगा 4 यहाँ तक आएगा और ये 4 तक यहाँ तक आएगा, यानी कि संपाती बनाएगा। ट्राइंगल बनने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जब इसको झुकाएंगे, इस पर लेकर के आएंगे, तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, एक दूसरे को पार करना चाहिए। लेकिन 4 4 रहेगा तो ये तो दूसरे को संपाती बनाएगा, जब संपाती बनेगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पहुंच गए हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और रही पूछता है यदि वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो क्या होता है वो 2 पाई आर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो 24 10 की 24 और कितना हो जाएगा, यानी कि 5 यानी 12 120 हो जाएगा, इसका सही आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यानी विकर्ण पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण दे रखा है आपका 24 और दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 12 12 120। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये है कि कुछ ऐसा दिया होगा। ठीक है, तो समानांतर भुजा कौन सा है, मान लेते ये वाला जो है ये आपका समानांतर है। तो समानांतर एक में दे रखा है आपका 8 और एक में दे रखा है 10, और इसमें जो हाइट है ऊंचाई जो दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है आपका 5। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं योग। ठीक है, इंटू ऊंचाई h। ठीक है, तो 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, और ये समानांतर भुजाओं का योग, तो यानी कि 10 और 8 18 हो जाएगा, और h कितना है 5, ये हो जाएगा 2 9 18 9 5 45 सेंटीमीटर, इसका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन की जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, देखिए ये घन है, तो हम जानते हैं कि घन का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई मतलब कि तीनों लेंथ जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये घन है, तो इसकी भुजा यदि 5 दे रखा है तो बाकी भी चौड़ाई भी 5 होगा और ऊंचाई भी 5 ही होगा। तो जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ये क्यूब होता है। तो ये का मान दे रखा है 5, तो 5 का क्यूब कर लीजिए, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 25 25 25 125। तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए, ये क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जब लिखेंगे ए गुना कितना बार लिख रहे हैं 3 बार, तो पावर जो आएगा तो कितना बार आएगा, ये 3 बार आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, जल्दबाजी में गलती ना कीजिएगा। चलिए आगे है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर हम एक फेस देखिए, सर जितने भी फेस होंगे सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक फेस मान लेते हैं ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो एक फेस का निकल जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो टोटल इसमें कितने फेस होते हैं, इसमें क्या मैंने घन हो जाएगा ना, वो सिंपल सभी में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस, एक फेस के लिए ए स्क्वायर, तो 6 फेस के लिए 6 ए स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर एल मान के चला है, ठीक है, हम ए माने हैं, तो इशू नहीं है उससे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में है, एक बॉक्स की लंबाई, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से,
अब बॉक्स की जो लंबाई है वो 10 दे रखा है, और जो कि चौड़ाई जो ये वाले लेंथ दे रखा है वो 5 दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है, ये वाला ऊंचाई 3 दे रखा है। तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो आयतन हमेशा निकालने ध्यान रखिएगा कि पहले एरिया निकालिए, कितना एरिया में फैला है और कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये एरिया में फैला है 5 गुना 10 में और ऊंचा है 3, तो 10 में जब 50 दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 5 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। फिर से वही चीज, ये बेलन है, ठीक है, तो ये बेलन का त्रिज्या आपका दे रखा है कितना 7, जबकि ऊंचाई दे रखा है, जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है 5। तो ये पहले पता कीजिए कि कितने एरिया में फैला हुआ है। ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है पाई आर स्क्वायर में, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, या कितना ऊंचाई इसका क्या है, बस इसका ही फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 गुना 7, और ऊंचाई कितना है 5 है। ये 7 से 7 कर जाएगा, 22 बचे होता है 110 गुना 7, 1100 से 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब वाला होगा। ठीक, स्क्वायर नहीं। चलिए 37 नंबर में है, वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा क्या होगा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा बताइए, 15 हो जाएगा। ठीक है, उच्च सीमा पूछता था कितना होता है उच्च सीमा, ये होता सी ऑप्शन। ठीक, बट इसमें यहाँ फिर क्या होगा 15। चलिए आगे देखते हैं। कहता है आंकड़े इतने तक परिसर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें परिसर होता है क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सा है 12, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 2। तो 12 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10, इसका रेंज क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मिलान चिन्ह इतना क्या दर्शाता है, ये तो गलत ही दर्शा रहा है, तो सही तो है ही नहीं है ना। ये तो यहाँ पे होना चाहिए था, शायद मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा इसका, बट कोई नहीं, हम इसको मानेंगे कितना है ये 5, और ये 2 है, ये 5 और 2 7 होना चाहिए। ठीक है, बट ये थोड़ा सा गलती प्रिंटिंग ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 और फिर 1 5 इसको पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3, 3 है तो 3 छोड़ देंगे, 4 तो 4 तक छोड़ देंगे, 5 हुआ तो फिर इसमें लाइन दे देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाता है, तो वहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये लाइन यहाँ होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, वर्ग अंतराल का 20-30 का पूछा, वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 20-30, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 325। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 15 और 10 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि प्लस में है। बात समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। ये क्यूब है, क्यूब का मान निकालना है, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10 क्यूब है ये, तो 3 10 को ले 1 10 बाहर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु यानी आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं इस मूल बिंदु का जो होता है वो 0 0 होता है। इसका आंसर, अरे ये तो सेम ऑप्शन दिया हुआ है, यह भी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो आप जो भी ले सकते हैं, ऑप्शन ए भी दोनों सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो मूल बिंदु जो होते हैं वो निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 0 से ही क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर 0 0 बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे है निर्देशांक 4 और -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो देखिए इसी जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमेशा प्लस प्लस होता है। यहाँ पे आपका एक्स वाई बोले तो ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका एक्स माइनस और ये वाई भी माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा एक्स यानी कि प्लस और ये नीचे वाला वाई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट जब क्वाड्रेंट पूछेगा चतुर्थांश में तो दोनों प्लस, सेकेंड वाला माइनस प्लस, थर्ड वाला माइनस माइनस, और फोर्थ वाला प्लस माइनस। ठीक है,
और अगर यदि खुद से अगर नहीं भूल भी जाते हैं तो इसका तरीका क्या है याद रखने का। इसका तरीका ये है कि जब भी नंबर लाइन, पहले इसको देखिए, ये नंबर लाइन, यहाँ सब क्या लिखते हैं, 0, इधर 1 2 3 4, ठीक है, इधर -1 -2 -3, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक y लिखा जाएगा, ये वाला जिसको हम बोलते हैं x, ये वाला हमारा है y। तो ऊपर हम लोग जाएंगे प्लस में, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में, ठीक है। बात समझ में आया। और हम जब भी लिखते हैं फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में बात करें तो पहले हम इधर लिखेंगे x, तो x देखिए जो प्लस संख्या दिख रहा है प्लस, और ऊपर में देखिए क्या है, प्लस है y। फिर इसमें आइए इस बॉक्स में, तो यहाँ पे देखिए पहले x लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, तीसरा देखिए किस में लिखा गया है, माइनस में, और फिर x y लिखेंगे, तो y इधर गया है प्लस में। इस बॉक्स में आइए, इस बॉक्स में आने पर देखिए यहाँ पर क्या है, x लिखेंगे पहले, तो x किस में लिखा गया है, माइनस में, और ये भी किस में है, y नीचे, ये भी माइनस में। अब इस बॉक्स में बात कीजिए, तो इस बॉक्स में जब हम आएंगे तो पहले x लिखेंगे, तो x किस में है, प्लस में, और नीचे ये वाला बॉक्स किसमें है, माइनस में है, तो प्लस माइनस, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि निर्देशांक 4 - 5, तो देखिए ये वाला है प्लस में और ये है माइनस में, तो देखिए प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ में। आए बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु A 5,3 का x निर्देशांक है, क्या होगा। तो बताइए x निर्देशांक क्या होगा इसमें। तो हमने कहा कि पहले x होता है फिर y होता है, तो x क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है आपसे, तो x क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर पूछा है बिंदु A -3 और -5 का y निर्देशांक क्या होगा। तो बताइए इसमें y निर्देशांक क्या होगा। बिल्कुल सही, y है ये वाला होता है x होता है, ये y, तो y पूछ रहा है आपसे, तो y हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिंदु C 3, -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि जैसे पहले हम ये बताइए आप हमको कि ये 3 और 5 कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जैसे x हमारा है ये x, और ये हमारा है y, तो x मान लेते हैं यहाँ पर 3 होगा, तो इसी के सामने फिर 5 यहाँ होगा, यानी कि कह सकते हैं ये वाला बिंदु यहाँ पे होगा। तो पूछ रहा है इस बिंदु से या इस रेखा से, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, इस यहाँ से, तो बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब कि x y काटते हुए जाएगा ना ये, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत बिंदु गुजर सकती हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने का प्राप्त परिणाम क्या होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। एक पासा है तो उसको एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो डाउट लग रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, क्या होगा, 2 4 6 8, पासा, पासा है ना, पासा मतलब क्या होता है, ये वाली पासा, ये वाला होता है पासा, जिसमें मतलब लूडो की गति जिसको कहते हैं क्या। अगर ऐसा है तो फिर एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो 2 ही कैसे हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, या फिर थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ रेंज चल रहा है, तो फिर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है कि एक पासा फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो जब हम पासा को फेंकेंगे तो विषम संख्या कौन कौन मिलेगा हमको, या तो 1 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा। और कुल 6 संख्या उसमें होती है, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की प्रक्रिया टोटल, उसमें से क्या आने के बाद हमको खोज रहे हैं, वो चाहिए क्या, 1 चाहिए, 3 या 5 चाहिए, तो टोटल हमको कितना चाहिए, 3, और कितना में से, 6 में से, तो इसको काटेंगे तो 1/2, तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा गया है एक पासे को फेंका जाता है, तो हम फेंक रहे हैं पासा को, तो पासा जब फेंकेंगे तो हो सकता है हमें 1 भी मिले, 2 भी मिले, 3 भी मिले, 4 भी मिले, 5 भी मिले, 6 भी मिले। बट उसने पूछा है क्या हमसे कि विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मतलब 1 भी, 3 भी और ये 5 भी, इसके ये तीनों भी आ सकते हैं। तो कुल आने की संभावना कितना, 3, यानी विषम आने की कुल संभावना कितना, 3, और कुल आने की संभावना कितना, 6।
बस कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 दूनी 6, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। एक थैले में 4 लाल और 3 पीली गेंद है, तो यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है। ठीक है, थैला में कुछ इस तरीके से थैला में गेंद है 4 और 3, 7, 4 लाल और 3 पीली गेंदें हैं। अब थैले के अंदर बिना देखे हुए गेंद क्या करें? निकालना है। तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो हम लाल गेंद के बारे में बात करें तो लाल गेंद है कितना मेरे पास? लाल गेंद मेरे पास है 4, तो 4 ही में से कुछ निकलेगा, तो यानी कि जो संभावना है वो 4/7 होगा। ध्यान रखना है, कुल संभावना नीचे लिखिएगा और जो संभावना से पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखिएगा। अगर कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो जो आया वही आंसर कीजिएगा। ठीक, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। बाकी और भी कोई सेट हमको मिलेगा तो वो लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।